हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान का अध्याय जीवन की मौलिक इकाई। इससे पहले वाली वीडियो में इस अध्याय के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है और कोशिका को विभिन्न प्रकार के विलयनों में रखने पर कोशिका की कौन सी स्थिति होती है और कोशिका झिल्ली के बारे में भी पढ़ा था। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा कोशिका भित्ति से। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति क्या होती है? ये पादप कोशिकाओं में प्लेज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। देखो, पादप कोशिका होती है और पादप कोशिका होती है तो उसके अंदर कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है, जिसे प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं, लेकिन उसके अलावा उसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो कि पादपों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। यानी सेल्यूलोज एक क्या है? सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो कि पादपों को संरचनात्मक जटिलता प्रदान करता है। अगर बात करें हम जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है। उसके बाद है अगला टॉपिक हमारा जीव द्रव्य कुंचन। क्या है? जीव द्रव्य कुंचन। ये हमारा टॉपिक है जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन। अब जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? तो इसमें याद रखना है आपको कि जब किसी पादप कोशिका में पराशर द्वारा जल की हानि होती है, यानी पराशर द्वारा क्या हो रहा है, पादप कोशिका के अंदर जल की हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ, मतलब कोशिका झिल्ली के में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, उसके साथ जिस कोशिका झिल्ली के अंदर जो आंतरिक पदार्थ भरा हुआ है उसमें भी क्या आता है? परिवर्तन आता है। यानी आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। यानी पादप कोशिका के अंदर जो आंतरिक पदार्थ और कोशिका झिल्ली होती है उनके सिकुड़ने की घटना क्या कहलाती है? जीव द्रव्य कुंचन। कुंचन का मतलब ही क्या होता है? सिकुड़ना या संकुचित होना। ठीक है। उसके बाद है कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा अधिक आसानी से सहन कर सकती हैं। अगर हम बात करें परिवर्तनीय माध्यम है तो उनको कुछ कोशिका भित्ति के कारण जो पादप कोशिका है वो जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है, क्योंकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है। उसके बाद है कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, यानी अब कम तनु विलयन मतलब अल्प पराशरी विलयन में बिना पटे बनाए रखती है। जो कोशिका भित्ति है, जैसे पौधे हैं, कवक हैं, बैक्टीरियाओं को कम तनु विलयन यानी अल्प पराशरी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है, यानी फटने नहीं देती है। ऐसे माध्यम से कोशिका पराशर विधि द्वारा पानी लेती है और कोशिका फूल जाती है। और क्या करती है? कोशिका अंदर पानी लेती है, उसके बाद क्या होता है? कोशिका फूल जाती है, फिर उसे फटने से बचाती है। ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा केंद्रक। क्या है? केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई कोशिका है। क्या है हमारी? ये कोई कोशिका है। अब ये बीच में क्या है? हमारा कोई केंद्रक। अब इसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाएगी। जैसे मान लो इसको मैं ब्लैक से बनाऊं तो अब इसके चारों तरफ ऐसे करके झिल्ली पाई जाएगी, उसे क्या बोल रहे हैं? केंद्रक झिल्ली। ठीक है। ये होता है हमारा केंद्रक झिल्ली और केंद्रक। अगर बात करें केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर को कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। यानी जो केंद्रक के अंदर जो केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। वो कोशिका के बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है। इसके अंदर छोटे छोटे केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है अगला टॉपिक हमारा क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। तो इसके बारे में केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम सबसे पहले तो कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? छड़ के आकार के, ऐसे करके ये बना रखा है मैंने, जैसे ये बना रहा है ऐसे दिखाई देते हैं कोशिका विभाजन के समय। ठीक है। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना
होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। यानी क्रोमोसोम के अंदर क्या पाई जाती है, आनुवंशिक सूचना पाई जाती है, आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। जैसे आनुवंशिक गुणों की बात करूँ कि किसी के माता या पिता में से किसी दोनों में से किसी एक की आंखें थोड़ी नीली हैं, तो उनमें से उनकी जितनी भी संतति होंगी उनमें उनकी आंखें भी कैसी होंगी, नीलेपन पे, ठीक है। या किसी की आंख, जैसे अपन बोलते हैं कंजी आंखें, तो अगर किसी के माता पिता की कंजी आंखें हैं तो उनकी संतति में भी कंजी आंखें होंगी। या किसी के माता पिता के बाल घुंघरालू हैं तो उनके बच्चों के भी बाल घुंघरालू होंगे। ये क्या होते हैं, हमारे आनुवंशिक लक्षण, ठीक है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि क्रोमोसोम किस चीज़ के बने होते हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना है किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। अब पढ़ते हैं हम ये डीएनए क्या होता है। बार बार बोल रहे हैं हम डीएनए, ये डीएनए क्या होता है, ठीक है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है डीएनए का पूरा नाम, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी, डीएनए अणु के अंदर क्या होता है, कोशिका के निर्माण और संगठन यानी बनने की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। किसके अंदर सभी आवश्यक सूचनाएं पाई जाती हैं, तो डीएनए अणु के अंदर, ठीक है। अब डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। यानी डीएनए का, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसी होती है आपके डीएनए की स्ट्रक्चर, कैसी होती है, जैसे मैं बना रहा हूँ, ये होती है आपके डीएनए की स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ये आपके डीएनए की स्ट्रक्चर है तो ये आपको मान लीजिए डीएनए की स्ट्रक्चर है, और इसमें से कोई खंड, जैसे मैंने ये बनाया, छोटा सा ब्लैक से बनाता हूँ, जैसे मैंने ये बनाया, कोई ये खंड है, तो डीएनए का वह खंड ये जो कार्य करता है या प्रोटीन निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, जीन। जैसे ये खंड निर्माण करता है तो ये क्या कहलाएगा, जीन। या फिर यहाँ कोई खंड निर्माण कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो ये खंड क्या कहलाएगा, जीन। क्या कहलाएगा, जीन, ठीक है। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विभाजन होता है। अगर मान लीजिए किसी कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है तो डीएनए को क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विभाजित होता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है क्रोमेटिन पदार्थ क्या है। तो क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह, जैसे मान लीजिए ये, अब इसके अंदर कई संरचना बना दूं मैं धागे जैसी, तो ये क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ एक धागे की तरह की रचना हो, एक जाल होता है जो कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। जैसे जैसे कोशिका विभाजित होती है वैसे वैसे ये क्रोमेटिन पदार्थ किसमें बदल जाता है, क्रोमोसोम में। किसमें बदल जाता है, क्रोमोसोम में, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। तो केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। सबसे पहले कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और उसके बाद दूसरी कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए तो अब इन दोनों को एक एक से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारी कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी, प्रोकैरियोटिक। अब देखो, जैसे प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या है, यहाँ बता रखा है, प्रो का मतलब पुराना। क्या है, प्रो मतलब पुराना, कैरियोट मतलब, कैरियोट एक शब्द बना है कैरियन से, और कैरियन का मतलब क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक, ठीक है। तो ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, यानी ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव। तब उनमें उपस्थित कोशिका को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कोशिका। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कोशिका। या फिर अब ऐसे बोलो, ऐसे जीव या ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक पुराना उपस्थित होता है वो क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोट कोशिका। क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोट कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होता, यानी जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य अंगक होते हैं वो कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र जिनमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं, केंद्रकाय। क्या कहते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एक अस्पष्ट क्षेत्र पाया जाता है, केंद्रक क्षेत्र पाया जाता है जिनमें केवल क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ होता है, और उसको क्या कहते हैं, केंद्रकाय। क्या कहते हैं, केंद्रकाय, ठीक है। अगली कोशिका आती है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो यू का मतलब, जैसे प्रो का मतलब पुराना था, उसी प्रकार यू का मतलब क्या है, नया। कैरियोट मतलब, जो कैरियोट है वो किससे बना है, कैरियन शब्द से, और कैरियन शब्द का मतलब क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक, ठीक है। तो ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली
होती है वो क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं, तथा उनमें उपस्थित कोशिका को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। अब आपके एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें हम, तो आकार प्राय छोटा होता है। अब कितना छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर। ये यू जैसे दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं माइक्रो, इस प्रकार लिखते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, माइक्रो। अब 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसी प्रकार अगर यूकैरियोटिक कोशिका के आकार की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। मतलब अगर देखें तो इसका आकार कितना होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। दूसरा डिफरेंस आता है केंद्रीय क्षेत्र। जो अगर केंद्र यूकैरियोटिक कोशिका में बात करें, केंद्रीय क्षेत्र तो सुस्पष्ट होता है और चारों से केंद्र झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। अगर इसी की बात करें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, तो सुस्पष्ट नहीं होता है, सुस्पष्ट नहीं होता है, और केंद्र झिल्ली भी नहीं होती, यानी केंद्र झिल्ली से भी घिरा नहीं होता, केंद्र झिल्ली से घिरा नहीं होता, ठीक है। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्र की क्षेत्र होता है वो सुस्पष्ट भी नहीं होता है और केंद्र झिल्ली से भी घिरा नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया, दूसरा अंतर हो गया आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, ठीक है। अब तीसरा अंतर आता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्रोमोसोम एक झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है। अगर बात करें तो क्रोमोसोम यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्रोमोसोम एक होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक से अधिक। और चौथे अंतर की बात करें तो चौथे अंतर में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका के अंदर उपस्थित एक तरल पदार्थ है जो कि कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है, जैसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। उसी प्रकार कोशिका के अंदर जो द्रव्य पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है। उसके बाद है कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। यानी कोशिका के अंदर जो द्रव्य पदार्थ होता है और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया है, जीव द्रव्य, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कोशिका अंगक। कोशिका अंगक यानी कोशिका द्रव्य में उपस्थित छोटी छोटी संरचनाएं क्या कहलाती हैं, कोशिका अंगक। अब कोशिका अंगक कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है अंतर्द्रव्यी जालिका। कौन सा होता है, अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट में बोलते हैं उसको ER, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गोल्गी उपकरण, उसके बाद है लाइसोसोम, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद है प्लास्टिड और उसके बाद है रसदानियाँ, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कोशिका अंगक। आज के लिए इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम अंतर्द्रव्यी जालिका, जो कि अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने YouTube के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ मेरे टेलीग्राम पे नोट्स, जो आपको मैं इन नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, टेलीग्राम पर, ठीक है। थैंक यू।